प्रिपरेशन और हार्ड वर्क तो सब में ही चाहिए होता है। हर एग्जाम की चाहे डिफरेंट डिमांड है, बट कोर कुछ एग्जाम्स का, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम है, तो हर एग्जाम का कोर सिमिलर होता है। और बैकअप ऑप्शन जरूर हमें लाइक आफ्टर अगर 1-2 साल तक हम मेन गोल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने बैकअप ऑप्शन हमेशा ओपन रखते हैं। उससे पहले मेंस की प्रिपरेशन मेरी कुछ ठीक ठाक थी, बट मैंने कुछ ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे थे कभी। बट आपके साथ 2-3 महीने डेली आंसर राइटिंग, डेली के 5 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आपने देने, रात में लाइव कॉपी चेकिंग होनी। और मैंने अपना दिन में अपना ऑप्शनल करता था, और बाकी सिर्फ जो आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं उनके आंसर्स लिखने हैं और कुछ नहीं करना। उससे ही मेरी जीएस की तैयारी हुई है। और ऑप्शनल की तैयारी अगर हम कुछ टाइम देंगे तो वो वर्थ इट लगेगा जब उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि बड़ा गोल लिया है तो कुछ बड़े सेक्रीफाइसेस भी चाहिए होते हैं। बड़ा गोल है तो बड़ा रिस्क भी है और बड़ा टाइम भी चाहिए। तो फेलियर्स एक पार्ट है और एक पार्सल है लाइफ का भी, और किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्रिपरेशन जर्नी का भी। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि सक्सेस स्टोरी पॉडकास्ट का ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है। आज हमारे साथ हमारे ही अपने स्टूडेंट जो हैं अक्ष सहगल हमारे साथ जुड़े हैं। और ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ सबसे पहले तो ये हमारे काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से एक हैं, प्राउड स्टूडेंट जिन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया है हमारा। तो अक्ष सहगल, बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मैनी मच मैनी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो सबसे पहले देखिए गाइज, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अक्ष सहगल जिन्होंने एच 2024 क्वालिफाई किया, उसका मेंस लिखा। मेंस में इनके 450 प्लस मार्क्स जो है वो मेंस में इनके रहे थे, लेकिन समहाउ हिंदी की वजह से इनका जो है वो मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने जो है यूपीएससी सीएपीएफ का जो है वो एग्ज़ाम क्लियर किया और अभी उसका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 103 जो है वो इन्होंने सिक्योर किया है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी कंप्लीट जर्नी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इस उम्र में जो है वो इन्होंने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके ऑल इंडिया रैंक इन्होंने लिया है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेंगी, तो आखिरी तक बने रहें। ये जो सेशन है, ये जो आपका सक्सेस स्टोरी पॉडकास्ट है, ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी मोटिवेशनल रहेगा जो अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं। यहाँ पर आज आपको ये भी पता चलेगा कि सिर्फ एक एग्ज़ाम तक ही जो है वो आपको स्टिक नहीं रहना है, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ग्रैस्प करना है, उनको जो है वो आपने यूज़ करना है और आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी अच्छे से करके जो है वो आपने उसको क्लियर करना है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सभी जो एस्पिरेंट्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले वेलकम अक्ष सहगल, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। ठीक थैंक है, यू सो मच नाम सर। तो थैंक आपने यू। हमारा रोशन किया ही है, बहुत बढ़िया। तो अक्ष सहगल, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आप थोड़ा बहुत अपने बारे में जो है वो अपना बेसिक डिटेल्स जो है वो आप शेयर कीजिए। जी सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए। और लर्निंग हिमाचल से मैं, जैसे आपने बताया, लास्ट मेन से मैं जुड़ा हुआ था, प्रीलिम्स से। और मैं बेसिकली, मेरा नाम अक्ष सहगल है एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन तलवाड़ा टाउनशिप, जो पंजाब में है, जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड पंजाब। एंड मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है एनआईटी जलंधर से, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ मैं, 2021 पास आउट। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई थी एक आईटी कंपनी में, बट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मैंने सोचा खुद को टाइम देना चाहिए, प्लस पेरेंट्स की भी सपोर्ट थी। फिर मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ अपना ध्यान करा, प्रिपरेशन की, और अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। चलिए अक्ष सहगल, क्या एज है अभी आपकी? मैं 24 हूँ सर करंटली। 24। बहुत कम उम्र में जो है वो आपने काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया है, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी जस्ट कॉलेज पास आउट होंगे या फिर जो अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं। तो अक्ष सहगल, जो आपकी कहानी, अगर मैं आपकी जर्नी के बारे में बताऊं, है ना, आप एनआईटी से पढ़े हुए हैं, है ना। जी सर। एनआईटी बोला जाता है कि बहुत आईआईटीज़ के बाद एनआईटीज़ ही हैं जो इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी मतलब माने जाते हैं। और ऐसा भी है कि एनआईटी से पढ़े हुए जो इंजीनियर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है, उनको फिर कहीं दिक्कत नहीं आती अगर वो कहीं पर भी जो है वो अपना इंजीनियरिंग करियर शुरू करना चाहते हैं। तो क्या कभी जी आपने नहीं सोचा ये कि यार मैं तो एनआईटी से पढ़ा हूँ, मुझे तो अच्छे पैकेज में जो है वो जॉब मिल जाएगी? यस सर। सर पहले से ही, मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर्स में मेरा रुझान इस ओर हो गया था कि कुछ तो गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना है, चाहे सिविल सर्विसेज है, चाहे यूनिफॉर्म फोर्सेस है। हम्म। और इसी रुझान की वजह से आई थॉट कि आई शुड गिव इट अ ट्राई। एक ट्राई तो देना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड, कॉलेज बैकग्राउंड की वजह से मैं जो आईटी फील्ड में या किसी भी और फील्ड में अपॉर्चुनिटी कभी भी ग्रैब कर सकता था। यानी कि अगर इन केस अगर कुछ फेलियर्स हों या मैं ना क्रैक कर पाऊँ, तो मेरे पास वो एक बैकअप था कि मैं अपने फील्ड में
जॉब कर पाऊँ। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि यहाँ पे ट्राई देना चाहिए और यहाँ पे अपना ट्राई करके देखना चाहिए कि क्या बनता है। चलिए, तो मतलब आपने अपने इंजीनियरिंग कैरियर के लास्ट ईयर में जो है, मतलब अपने इंजीनियरिंग के आखिरी साल में आपने सोचा कि मुझे अब गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, राइट? जी तो सर। सबसे पहला एग्ज़ाम आपने कौन सा दिया? सर सबसे पहले मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स ही दिया था, सिविल सर्विसेज का, क्योंकि तब अभी मैंने, नहीं सबसे पहले एक्चुअली उससे भी पहले मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था, ओके। जो मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में ही ऑलमोस्ट दिया था, और वो भी क्वालिफाई हो गया था अच्छे मार्क्स के साथ। बट फिर इंजीनियरिंग वाली फील्ड में मेरे को लगा कि अभी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि गेट का स्कोर भी 2-3 साल के लिए वैलिड होता है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी पर शिफ्ट हुआ और मैंने फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ठीक है, फिर आपने यूपीएससी का प्री दिया। जी सर। एचएस का एग्ज़ाम आपने कब फर्स्ट टाइम दिया था? सर फर्स्ट टाइम एचएस मैंने 2024 में ही दिया था। और फर्स्ट टाइम में ही आपका क्लियर हो गया था? हाँ जी सर, प्रीलिम्स क्योंकि यूपीएससी की प्रेपरेशन थी 2 अटेम्प्ट से, और हिमाचल के लिए फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एचपीजीके का पोर्शन करके मेरा हिमाचल प्रदेश का भी प्रीलिम्स हो गया था। बढ़िया। और जैसे कि आपको आपके मेंस में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं, है ना? हाँ जी सर, कितना मार्क्स मेंस स्कोर किया था आपने? 452, राइट? 452 थे। यस 450, सर। मतलब अगर आपका हिंदी वाला पोर्शन क्वालिफाई होता तो शायद रैंक वन आप ही होते। सर रैंक तो कंफर्म था, 100% तो रैंक, था ही। क्योंकि आई हाँ थिंक जी। टॉपर के भी इसी के आसपास मार्क्स थे, है ना? तो अगर अ, आपका मे बी अगर आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता, हिंदी वाला क्वालिफाई हो जी जाता, सर। तो आपका रैंक वन रैंक टू आ सकता था। यस मतलब टॉप रैंक्स में तो होता, होता। वो चलो होता है। कोई हाँ बात जी। नहीं, देखो डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, है हाँ ना? जी सर। आपने यूपीएससी का क्वालिफाई करके यूपीएससी से आपने जो है वो जॉब ले ली है, राइट? हाँ जी सर। तो अभी आपने जो है वो यूपीएससी सीएपीएफ दिया, यूपीएससी सीएपीएफ भी आपने 2024 में ही दिया? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था, ठीक है। और तब मेरा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया था। हम्म। फिर उसके बाद ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। 2023 का अटेम्प्ट मेरा कुछ कारण स्किप हो गया था, और फिर हम्म। मैंने 24 में अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया इसका। ठीक है, और फिर वो इसमें- आपने क्वालिफाई कर लिया, मतलब इंटरव्यू भी जी फर्स्ट राउंड में क्लियर, राइट? जी तो सर। फिर जी उसके सर। बाद आपका रैंक आया ऑल इंडिया रैंक 103। यस सर। यस सर। नाइस, वेल डन। सो अक्षयकल, आप जैसे अभी आप 24 साल के हो, मतलब आपने काफ़ी अर्ली एज में जो है वो तैयारी शुरू कर दी थी, और आपने ये सोच लिया था कि मुझे एक एग्ज़ाम की साइड तो फोकस नहीं रहना, क्योंकि एक एग्ज़ाम की कभी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप बिल्कुल उन सर। बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो पिछले 8-8 10-10 साल से सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के पीछे लगे हुए हैं? सर अपने ऑप्शंस मेरे ख्याल से ओपन रखने चाहिए हमें, क्योंकि हर एग्जाम की चाहे डिफरेंट डिमांड है, बट कोर कुछ एग्जाम्स का, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम है, तो हर एग्जाम का कोर सिमिलर होता है। और चाहे हम एसएससी सीजीएल की भी बात कर लें, थोड़ा वो मतलब मैथ्स ओरिएंटिक हो जाता है, लेकिन प्रिपरेशन और हार्ड वर्क तो सब में ही चाहिए होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस और बैकअप ऑप्शन ज़रूर हमें, लाइक आफ्टर, अगर 1-2 साल तक हम मेन गोल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अपने बैकअप ऑप्शंस हमेशा ओपन रखने चाहिए। फिर वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, हमें हर एग्ज़ाम की ओर ट्राई करना चाहिए जो हमें लगता है कि हमारे रेंज में है, या फिर जिसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे कुछ महीने की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन उसमें चाहिए हो। तो उन एग्ज़ाम्स को हमें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, वेल ऑफ होते हैं, कुछ नहीं होते, तो उनका इतने टाइम तक एक एग्जाम के साथ लिंगर करना मेरे ख्याल से उनकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो कोई ना कोई बैकअप, सॉलिड बैकअप चूज करके रखना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि ऑलवेज हैव अ प्लान बी, राइट? यस सर, ऑलवेज अ प्लान बी, नहीं तो प्लान बी नहीं तो यू मस्ट हैव अ प्लान सी, ताकि कुछ काम ना करो तो नाइस। प्लान सी भी होना चाहिए। बिल्कुल, और यस सर। यही शायद आज के टाइम पे अप्रोच सभी को रखनी भी चाहिए, जी सर। राइट? जी क्योंकि सर। अगर एक्चुअली मैक्सिमम एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं, अगर वो यूपीएससी की तैयारी करें तो यूपीएससी के ही तरफ लगे रहते हैं, है जी ना? सर। और यूपीएससी की ही तैयारी करते रहते हैं। इससे पहले, आपसे पहले जिस लागवी शर्मा से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यूपीएससी को 2 साल दिए। जब उन्हें लगा कि यूपीएससी नहीं होगा तो वो सिविल सर्विसेज हिमाचल की तरफ जो है वो शिफ्ट हुए, और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो उन्होंने अपना लाइट सर्विसेज का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। तो ये जी बहुत ही अच्छी एक, ऐसे आज के टाइम में जो है वो एस्पिरेंट्स को ये चीज़ देखनी चाहिए। और मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है वो यही गलती करते हैं कि वो एक ही एग्ज़ाम के पीछे लगे रहते हैं, है ना? और बाकी जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको वो छोड़ते जाते हैं, जो कि वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है।
है ना? जी सर। और वो जी। चीज़ जो है वो आपने करी कि आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ग्रैब किया, राइट? और यस। अपना जो है वो मतलब बेस्ट दिया उनमें। अब उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो लर्निंग हिमाचल आपको पता है कि हमेशा जो है वो सबसे आगे रहता है। तो जो भी कैंडिडेट्स 2026 की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू आपका सब कुछ रहेगा, इंक्लूडिंग योर आंसर राइटिंग, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, कुछ ऑप्शनल भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लर्निंग हिमाचल जो है वो, जैसे लास्ट ईयर हमने 20 स्टूडेंट्स का बैच बनाया था, इस साल भी जो है वो हमारा 20 स्टूडेंट्स का ही बैच रहेगा। लास्ट ईयर हमारे 11 बच्चों ने जो है वो मेंस का एग्जाम जो है वो लिखा था, तो इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो प्री क्वालिफाई करके जो है वो मेंस का एग्जाम दें। तो जो भी कैंडिडेट्स अगले साल की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विसेज की है, चाहे अलाइड है, एनटी है, एचएस है, तो कॉम्प्रहेंसिव तैयारी। और सबसे मेन बात कि इस कंप्लीट बैच का जो आपको वैलिडिटी मिलेगी वो आपके सिलेक्शन तक की मिलेगी, यानी कि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक आप जो है वो यहाँ पर एनरोल रह सकते हैं। ठीक है, मतलब आप हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर लगा सकते हैं, चाहे आपका एक बैच कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट बैच में आप ऑलरेडी जो है वो एनरोल्ड हो जाओगे। क्लियर? तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो गिवन नंबर पर हमें कॉल करें। ओनली 20 स्लॉट्स जो है वो हमारे रहते हैं। हर साल हम सिर्फ 20 बच्चों को ही जो है वो ट्रेन करते हैं। तो अगर आप उन 20 में से आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यस सर। अक्सर जैसे कैसे मतलब आपने जैसे खुद को अपनी प्रिपरेशन को कैसे शुरुआत किया, क्या क्या मुश्किलें जो है वो आपको आई थी स्टार्टिंग में? जी सर। सर सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, पहले कॉलेज में मैं थोड़ा आईटी की भी तैयारी की थी प्लेसमेंट के लिए, फिर थोड़ा अपनी ब्रांच की भी तैयारी की थी गेट के लिए। तो यूपीएससी की और कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने एज सच नहीं की थी कॉलेज टाइम में। तो आफ्टर कॉलेज मैंने वो स्टार्ट किया, और मैंने सोचा घर पे ही रह के प्रिपरेशन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और उस टाइम पे कोविड का भी टाइम था, तो कुछ बाहर जाने का वैसे भी ऑप्शन नहीं था। तो ऑनलाइन सोर्सेज को यूटिलाइज किया, और बेसिक बुक्स जो थी वो मंगवाई यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, और उनको पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ लेक्चर्स देखे जो कुछ नहीं समझ में आता था, और उसके साथ अपने कुछ कोर सब्जेक्ट्स, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स मैंने अपने मतलब एटलीस्ट एक बार कर लिए एक अटेम्प्ट से पहले। और फिर उस बीच में जो कुछ कमियां लगती थी, थोड़े टेस्ट दिए। और जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद फिर मैंने फिर अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू किया। मैंने कुछ स्टेट के भी एग्जाम्स दिए, फिर उनके ओरिएंटेड भी पढ़ाई की। जैसे मैंने पंजाब स्टेट के एग्जाम्स दिए थे, तो उनके ओरिएंटेड थोड़ी पढ़ाई की। तो पहला मेरा बेसिक यही था कि अपने बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे मेजर सब्जेक्ट्स पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कि इनके बेसिक्स को मैं एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ। जो बाकी का है वो जितना वैल्यू एडिशन है वो तो टाइम के साथ होता ही रहेगा। तो पहले मैंने बेसिक सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना सही समझा। ठीक है। तो अब जैसे देखो मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे यही करते हैं कि जैसे यूपीएससी की तैयारी की है और फिर साथ में स्टेट सर्विसेज को भी जो है वो मतलब देते हैं, उन एग्ज़ाम्स को भी देते हैं। तो जी मेजर सर। डिफरेंस आपको क्या लगा एक यूपीएससी प्रीलिम्स जो आपने दिया सिविल सर्विसेज का और एक हिमाचल का जो प्रीलिम्स आपने दिया, तो उनमें जी आपको मेजर डिफरेंस और मेजर सिमिलरिटीज़ क्या वहाँ पर आपको देखने को मिली? सर, सिमिलैरिटीज़ में तो एक तो जैसे ऑप्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट के प्रीलिम्स में, जैसे एचएएस में। और सब्जेक्ट्स का कोर वही रहता है कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, अगर एचपीजी के को छोड़ें तो बाकी पोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। करंट अफेयर की वेटेज रहती है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक की अच्छी वेटेज रहती है। डिफरेंसेस आई गेस जितना मैंने एचएएस में और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में किया है, कि जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स है वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल साइड पे है, और एचएएस थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल साइड पे है। एचएएस ज़्यादा फोकस करता है कि हाउ मच कैन यू रिमेंबर एंड हाउ मच कैन यू रिटेन, और सिविल सर्विसेज थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। यही मेरे को मेजर एक डिफरेंस लगा एचएएस और इसमें। और एक मेजर डिफरेंस तो है ही कि एचपीजीके का पोर्शन होता है स्टेट स्पेसिफिक, बिल्कुल। और 20 क्वेश्चन उसके होते ही हैं। वो डिफरेंस है। तो अक्सर जैसे कि मान लो कोई बच्चा एचएस की ही तैयारी कर रहा है, जी सर। तो क्या वो यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकता है या फिर उसके लिए मतलब कुछ एडिशन मेहनत जो है वो उसके लिए लगी? क्योंकि जो बच्चा एचएस की तैयारी कर रहा है वो फैक्ट भी पढ़ रहा है, वो कॉन्सेप्ट को भी जो है वो पढ़ रहा है, तो क्या उसको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर मतलब अगर एक ही लेवल की तैयारी करे तो दोनों एग्जाम्स को जो है वो क्लियर कर सकता है? सर अगर एचएएस की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी इनफैक्ट सेम ही तैयारी है। क्योंकि मेंस में जैसे हम देखते हैं सिलेबस जो है यूपीएससी का और एचपीपीएससी का, वो बिल्कुल सेम है। दो ऑप्शनल सब अपना दो पेपर हैं ऑप्शनल के, और अपने जीएस के सब्जेक्ट्स हैं एक एथिक्स को छोड़ के। और
मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है मेंस का, इनफैक्ट प्रीलिम्स का भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है। जो एचपीएएस की खास करके बच्चा तैयारी कर रहा है, उनके पास एज ये है कि वो स्टेट स्पेसिफिक पोर्शन कर रहे हैं। तो एचएएस में उनको एक एज है, और यूपीएससी में वो अगर वो सिमिलर लेवल की तैयारी करें तो कोई एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत नहीं है, बिकॉज सभी कॉन्सेप्ट्स सभी सब्जेक्ट्स सेम बिल्कुल हैं, सेम वही है। करंट अफेयर्स हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं, वही टाइप के क्वेश्चंस हैं, और वैसे ही एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो सिमिलर तैयारी से जो बच्चा एचएएस की स्पेसिफिकली तैयारी कर रहा है, उनको बल्कि एज है एचएएस एग्जाम में, और सिविल सर्विसेज में वो ग्राउंड एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं सबके साथ। जी। जी सर। सो अक्सैगल, सबसे बड़ा जो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन था इस जर्नी में, वो क्या जी था? सर। सर, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो जैसे हमारे पेरेंट्स ही रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने शुरू से सपोर्ट किया। जब डिसाइड किया कि प्लेसमेंट भी नहीं चाहिए, तो पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेशन और सपोर्ट मेरे ख्याल से और कुछ नहीं होता है। यही मेरा मोटिवेशन रहा। गर्लफ्रेंड का और साथ नहीं रहा कोई? नहीं सर, वो अभी तक तो नहीं। चलो कोई नहीं। जी सर। चलो आने वाली बाकी जर्नी में शायद साथ रहे। देखते हैं सर। चलिए कोई नहीं। सो जी अक्ष, जैसे कि जैसे आपने अब जैसे आगे की आपका, जैसे अभी यूपीएससी के थ्रू आपका सीपीएफ का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, राइट? तो जी सर। अभी आप फिर आपका क्या प्लानिंग है आगे? क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी आप मतलब आगे करना चाहेंगे, या फिर मतलब इसमें ही आप जो है वो स्टेबल रहना चाहेंगे? सर, अभी क्योंकि मेरे पास सॉलिड एक सॉलिड बैकअप नहीं कहूँगा, बल्कि ये तो एक ऐसा बैकअप है जो कि पूरी लाइफ के लिए एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। बिल्कुल। और ग्रुप ए की गजटेड जॉब है, और इसको मैं बैकअप तो नहीं कहूँगा। हम्म। बट ये है कि सिविल सर्विसेज इज ऑब्वियसली अ बेटर अपॉर्चुनिटी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एक टॉप टियर एग्ज़ाम है कंट्री का। और उस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ना तो नहीं चाहूँगा किसी भी हालत में। और इसलिए आई अटेम्प्ट इस साल मैंने नहीं दिया, बट इसके बाद अभी तक मैंने उतना ज़्यादा सोचा नहीं है कब देना है कैसे देना है, बट फॉर श्योर मैं अटेम्प्ट्स दूंगा अपना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज को भी अटेम्प्ट करूंगा। चलिए। तो अक्ष, जैसे कि जो स्टूडेंट अभी स्पेशली जैसे हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल की, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या मतलब गाइडेंस जो है वो देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर, जो बच्चे जैसे हिमाचल के एग्ज़ाम्स की, या मैं एचएएस की बात करूँ, अगर अगर एचएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो कि प्रीलिम से जो मे बी अब 2026 की बात हो रही है या 27 की बात हो रही है, तो वो बच्चे अपना प्रीलिम से पहले एटलीस्ट अपना ऑप्शनल एक बार कवर कर लें, अपनी मेंस के लेवल की एक बार तैयारी अच्छी से कर लें प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले से, ताकि आफ्टर प्रीलिम्स पोस्ट प्रीलिम्स उन पे एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो कि अभी ऑप्शनल भी करना है, अभी मेंस का पोर्शन भी करना है, हिमाचल का मेंस का पोर्शन। क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे पास जैसे कुछ डाउट्स आए थे कि अब मैं ऑप्शनल चेंज करूं या मैं अब ऑप्शनल नया रखूं प्रीलिम से 2-3 महीने पहले से ही, तो वो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो बेटर है कि अपना ऑप्शनल रेडी रखें, अपना मेंस की प्रिपरेशन रेडी रखें, ताकि क्योंकि वो 3 महीने बहुत कम है इन दोनों चीज़ों को हम्म। स्क्रैच से रेडी करने के लिए, हम रिवाइज ही कर सकते हैं। और उसके बाद अपना डेडिकेटेड एटलीस्ट कोई भी प्रीलिम्स हो, एटलीस्ट मेरे ख्याल से एटलीस्ट 3 महीने उसको डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, हिमाचल का प्रीलिम्स हो चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो। और अपनी डेडिकेटेडली टेस्ट्स और रिवीजन्स, मल्टीपल रिवीजन्स के थ्रू प्रीलिम्स की तैयारी करें। और एचपीजीके का पोर्शन तो नॉन नेगोशिएबल है, उस बिल्कुल। पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि करना ही जितना पड़ेगा वो ज़्यादा तो। जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ज़्यादा वो रिवॉर्ड देगा। बिल्कुल। एचपीजीके पे फोकस अपना रखें। चलिए। सो अक्ष, जैसे कि आप जैसे एचएस का आपने क्वालिफाई किया लास्ट, है ना? जी सर। तो इस बार भी आपने एचएस का एग्ज़ाम दिया होगा, जी सर। है ना? तो इस बार भी मतलब आपका तैयार है सब कुछ सिस्टम? जी सर, इस बार क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी अभी मई में था, हम्म। और उसके बाद रिजल्ट आ गया, तो उस एक्साइटमेंट में प्रिपरेशन उतनी नहीं हो पाई। लास्ट ईयर भी एक्चुअली मैंने जब एचएस का एग्जाम दिया था आफ्टर यूपीएससी प्रीलिम्स, तो मेरा एचपीजीके का तो मैंने कभी टच भी नहीं किया था। तो मेरे पास 10 या 15 दिन थे यूपीएससी के। 16 को यूपीएससी का प्रीलिम्स था, और शायद 30 को एचएस का था, जी। जून में। बिल्कुल। मैंने उन 15 दिनों में बहुत ऊपर ऊपर से हिमाचल जी के कवर किया, क्योंकि जो दूसरा स्टैटिक पोर्शन था वो मेरा कवर्ड था यूपीएससी प्रीलिम्स के कारण। तो
उसमें इस बार आई गेस मैं उतना ज़्यादा प्रिपरेशन का लेवल HPGK का नहीं था, तो लेट्स सी क्या होता है। इस बार पेपर भी थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल साइड पे था। फैक्चुअल था बिल्कुल। जी सर, बाकी ऑप्शनल तो मेरा रेडी ही रहता है, और मेंस की भी लास्ट ईयर आपका आपके ऑप्शनल साथ। मैथमेटिक्स है राइट? जी सर। तो मैथमेटिक्स जैसे कि देखो बच्चे ज़्यादातर आपके, अगर हम हिमाचल की बात करें तो सोशोलॉजी बहुत एक ऐसे मतलब जाना माना ऑप्शन है जो बच्चे लेते हैं हिमाचल के स्पेशली, है ना, कि सोशोलॉजी हो गया, ये जो जी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो जी सर। मैथमेटिक्स से एक बिल्कुल हटके एक बहुत ही मतलब मैं बोलता हूँ कि बहुत ही ऐसे माइनर नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो मैथ्स को या फिजिक्स को या ऐसे ऐसे जो ऑप्शनल्स होते हैं, टेक्निकल साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, जी इनको सर। अपना ऑप्शनल जो है वो मानते होंगे या फिर चूज़ करते होंगे। तो आपने जैसे मैथमेटिक्स चुना, तो जी सर। आपने मतलब क्या मतलब ऐसा सोचा, क्या आपने ये चीज़ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि आपने मैथ को ही जो है वो अपना ऑप्शनल माना? जी सर। सर जो मेरा केस था, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें तो मैथ्स बिना सोचे ही रखना बनता था एक्चुअली। मेरे फादर जो हैं वो रिटायर्ड प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से ही। और अच्छा। मेरे मदर भी रिटायर्ड प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के। और मैं खुद भी मैथमेटिक्स में एक काइंड ऑफ अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट भी है उसी कारण। और क्योंकि घर पे ही सारी गाइडेंस, सारी बुक्स, सब कुछ अवेलेबल था, तो मेरे मेरे ख्याल से मेरे को तो सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि कौन सा ऑप्शनल रखना है। दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स। ठीक है। और मैथ्स मतलब माना जाए तो एक मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट भी है क्योंकि स्कोरिंग है। जी सर, ये तो है और प्लस आपके पॉइंट। काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए हैं मैथ्स में ऑप्शनल में। यस सर, लास्ट ईयर हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे मैथ्स हाईएस्ट ऑप्शनल। मार्क्स, यस यस यस, जी है ना। सर। तो जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत यस ऐसी सर। चीज़ है। तो अक्ष जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसी, जैसे हिमाचल की बात करें, है ना, तो आपको पता है कि रेगुलर बाकी एग्ज़ाम्स नहीं आते हैं, है ना। एच के भी आपकी, अगर आपको पता होगा, काफ़ी वैकेंसीज जो है वो मतलब फिल नहीं हो पाई लास्ट ईयर भी। जी सर। और बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसे एनटी का एग्ज़ाम है, अलाइड का एग्ज़ाम है, तो रेगुलर जो है वो ये नहीं आते। अभी जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम आया है तो 4-5 साल के बाद ये एग्ज़ाम जो है वो आपको मिला है ना। तो जी सर। उस सिनेरियो में जो है वो मतलब आप स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और कौन कौन से वो ऑप्शंस जो है वो देख सकते हैं साथ में? जी सर। सर वो बच्चे जिनको HAS की तैयारी करते हुए टाइम हो गया है, यानी एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो उनके बेसिक्स रेडी हैं, उनके सब सब्जेक्ट्स रेडी हैं। CSAT के कारण उनका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी ठीक ठाक है। और HAS तो हर साल आना ही है, ये तो मतलब चाहे 10 पोस्ट आए, चाहे 20 आए, चाहे 30 आए, HAS का तो हर साल कंफर्म्ड है। तो HAS के पास में जाके तो HAS की तैयारी हम कर ही लेंगे, लेकिन बाकी जितने ऑप्शन है, चाहे वो स्टेट के, जैसे आपने बताया NT का हो गया, अब शायद चल रहा है न्यूज़ में कि आ सकता है। फिर हमें कुछ और एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने जब UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था पंजाब पुलिस का, वो मैंने दिया था और क्लियर भी कर लिया था उसमें। और लेकिन मैंने वो गया नहीं, वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसे ही कुछ स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, अलाइड हो गया, और फिर सेंटर के एग्ज़ाम्स की ओर फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा होती हैं और थोड़ा रेगुलरिटी भी है। फॉर एग्जांपल SSC के एग्ज़ाम्स हो गए, CGL हो गया, कुछ CHSL हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो गए, बैंक PO हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, RRB PO हो गया, और RBI के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से अपने जितने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर लें, और एक एग्ज़ाम की ओर बिल्कुल लगे रहने से मेरे ख्याल से वो एक सही एडवाइस नहीं होगी। लेकिन इतना भी डाइवर्सिफाई नहीं करना है कि ना वो अच्छे से हो रहा है ना वो अच्छे से हो रहा है। अपना कोई एक गोल लेके चले अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो दे कैन गो फॉर CGL या बैंकिंग जॉब, या फिर ऐसी कोई भी जॉब के लिए। और मेरे ख्याल से उस हिसाब से अपने आप को बैलेंस करके अपने बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसी कोई भी मतलब अपनी तरफ से कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यंग एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, जो जस्ट अभी कॉलेज पास आउट हैं या फिर जो जस्ट अभी फाइनल ईयर में हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें जो है वो किस तरफ जाना चाहिए, या हिमाचल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए या यूपीएससी की करनी चाहिए, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी मतलब इस कश्मकश में है, इस सोच में है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कॉलेज जो है वो ख़त्म होने वाला है, कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं या जस्ट पास आउट जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को एक हार्ड वर्क करने के लिए बिल्कुल पहले तो तैयार कर लें, क्योंकि कॉलेज में हमने देखा है ज़्यादातर टाइम बच्चे नहीं ही पढ़ते हैं। तो हार्ड वर्क तो किसी भी एग्ज़ाम में मस्ट है। कोई भी एग्ज़ाम हम देंगे, किसी भी लेवल का देंगे, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और
सबसे पहले अगर हम यूपीएससी या फिर हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर सीडीएस या सीएपीएफ किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार थॉरोली देख लें कि डिमांड क्या है पेपर की, और हमें कितना आता है, हमने कितना अभी करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने हैं। जैसे यूपीएससी में पॉलिटी इकोनॉमी की वेटेज हाई रहती है, तो मैं सबसे पहले अपनी पॉलिटी ख़त्म करूँगा, चाहे एक बार एक रिवीजन करूँ, मतलब एक बार पढ़ूँ, 2 बार पढ़ूँ, सबसे पहले मैं अपने मेजर सब्जेक्ट्स फिनिश करूँ। और क्योंकि एचएएस और यूपीएससी में ऑप्शनल भी है, और ऑप्शनल को डिसाइड करना अपने आप में बहुत मेरे ख्याल से बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि एचएएस में सभी ऑप्शनल्स को उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शनल सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से रखना है, या कोई और रखना है, पीएसआर रखना है, सोशियोलॉजी रखना है, क्या रखना है। तो मेरे ख्याल से वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अपना ऑप्शनल फिनिश करके, क्योंकि ऑप्शनल सब जगह काम आएगा, आपका एचएएस में भी आएगा, यूपीएससी में भी आएगा। और अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम मल्टीपल रिवीजन्स मांगता है, बहुत रिवीजन्स करनी पड़ेंगी, बहुत टेस्ट देने पड़ेंगे। तो अगर हम फर्स्ट टाइम में ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, तो रिवीजन्स का बाद में टाइम नहीं बचेगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले मल्टीपल रिवीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और फिर अपने वीक पोर्शंस को एनालाइज करें, क्योंकि बहुत बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, जो फिर सी सैट में रह जाते हैं, या फिर सी डी एस में भी, सी ए पी एफ में भी मैथ्स आता है। तो वो बहुत, जैसे सी ए पी एफ एग्जाम में मैथ्स बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, बिल्कुल। बट जो बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, वो अ, उसके कारण ही बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लो कि हम किस में वीक हैं, और किस उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दें, और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं। कुछ एक अच्छे मेंटोर को चूज़ करें, अगर आप अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं, अच्छी गाइडेंस लें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कोई भी प्रिपरेशन में। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में, किसी भी स्टेज पे हों, तो वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आप बिना गाइडेंस के सीधा चलेंगे, तो कई बार आप बहुत अननेसेसरी चीज़ें कर बैठेंगे जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है बिल्कुल। करने की, बिल्कुल। और टाइम वेस्ट, अल्टीमेटली वो टाइम वेस्ट में रिजल्ट करता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम मेंस में आपके साथ लास्ट ईयर थे, तो मैंने, क्योंकि मैंने उससे पहले मेंस की प्रिपरेशन मेरी कुछ ठीक ठाक थी, बट मैंने कुछ ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे थे कभी। बट आपके साथ 2-3 महीने डेली आंसर राइटिंग, डेली के 5 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस आपने देने, रात में लाइव कॉपी चेकिंग होनी, और मैंने अपना दिन में अपना ऑप्शनल करता था, और बाकी सिर्फ जो आपने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उनके आंसर्स लिखने, और कुछ नहीं करना। उससे ही मेरी जीएस की तैयारी हुई, और ऑप्शनल की तैयारी तो मेरे घर पे गाइडेंस थी मेरे फादर की, जिससे मैंने अपना ऑप्शनल कवर कर लेता था। और जीएस में जितना एचपीजीके का पोर्शन है, जितनी एचपीजीके की क्लासेस हैं, जितनी नॉर्मल जो जीएस 1-2 की मेंस आंसर राइटिंग है, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। बस जितना क्वेश्चंस थे आप देते थे, जितना हम डिस्कस कर लेते थे, जितनी कॉपी चेक हो जाती थी, बस उतना ही करके गया था। और जीएस के पेपर में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे उसकी वजह से, और ऑप्शनल में तो थे ही। चलो बढ़िया। सो अक्ष, जैसे कि एक आइडियली मतलब एक कैंडिडेट को, एक एस्पिरेंट को कितने टाइम तक जो है वो तैयारी करनी चाहिए, और उसके बाद उसको अपने किसी और उसमें जो है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए, किसी और करियर अपॉर्चुनिटी में शिफ्ट हो जाना चाहिए? ये सर, आई थिंक एक तो वेरी करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। जैसे मैंने पहले बोला, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक, यानी 2 साल या 3 साल बिना किसी जॉब के रहना। लेकिन बहुत कैंडिडेट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कि कुछ की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। तो उनको जस्ट आफ्टर लाइक एक अपना अटेम्प्ट, एक बहुत अच्छे से अटेम्प्ट दें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी और एग्जाम को टच किए। अगर कोई जो एग्जाम, कोई ऐसा एग्जाम है जो 4-5 साल में एक बार आ रहा है, उसमें तो डेफिनेटली फोकस करें, लेकिन मेन एग्जाम पे फोकस करके एटलीस्ट एक अटेम्प्ट दें अपना। अगर उसमें नहीं होता है, तो सेकेंड अटेम्प्ट भी अच्छे से तैयारी से दें, लेकिन आफ्टर 2 अटेम्प्ट आई थिंक अपने जितना कोई और एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर आपको कुछ थोड़ा डिफरेंट भी करना पड़े, तो उसके लिए टाइम देना चाहिए। तो बाकी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं, वो सालों साल तक भी चल सकते हैं कोई न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए, बट वो एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ जो है वो आपने एस्पिरेंट्स को बताई, क्योंकि एस्पिरेंट्स का मेन डाउट यही रहता है
कि हमें कितने टाइम तक तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एचएस तो एक लंबी जर्नी है, 5-6 साल तक तो नॉर्मल जो है वो लगते हैं, है ना। तो मतलब काफ़ी जो बच्चे हैं उनका ये डाउट रहता है, जैसे मेरे साथ जितने अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यही बोलते हैं कि सर 1-2 अटैम्प्ट्स में तो जस्ट हम चेक करते हैं कि पेपर कैसा आता है ना। लेकिन मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि चेक करने के लिए तो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, राइट, आपके पास मॉक टेस्ट भी हैं। तो मतलब सीरियसली आप 1-2 अटैम्प्ट्स जो है वो दीजिए, और उसके बाद अदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो देखना शुरू कर दीजिए, राइट। क्योंकि अगर इसी में ही आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो फिर आप बाकी चीज़ों के लायक भी नहीं रहेंगे। और ये सबसे बड़ा जो है वो मतलब एस्पिरेंट्स के लिए होता है, जिसका फ़ायदा आपने उठाया, आपने जो जी है सर। वो उस चीज़ को मतलब पहले ही देख लिया, और जी सर। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो आप देखते रहे, राइट। और जी आज सर। आप बहुत ही बढ़िया उसमें जो है वो आपने एक अच्छा रैंक जो है वो सिक्योर किया है। तो जी सर। अक्स, जैसे कि अभी तो हमने आपसे बात करी एज एन यूपीएससी सीएपीएफ ऑफिसर, पैरामिलिट्री ऑफिसर के तौर पे। जी उम्मीद सर। करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर आप आएँ तो हम आपसे बात करेंगे एज अ सिविल सर्वेंट, वो भी यूपीएससी की तरफ, क्योंकि देखिए एचएस से तो जी आप सर। एक लेवल ऊपर पहुंच ही चुके हैं। अगर हम बात करें, देखिए आप यूपीएससी के थ्रू आपने जो है वो रैंक लिया है ना। जी सर। तो अगर मैं कंपेयर करूं एचपीएस और जो आप सीएपीएफ है, तो ऑब्वियसली आप हाई ग्रेड पे हैं, है ना, हाई लेवल पे जी हैं। सर। तो जी सर। मैं यही चाहूँगा कि अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है ना, उसी का ही जी सर। डेडिकेटेडली जो है वो तैयारी करिए, है ना, और उसी में जी ही सर। आप लीजिए, क्योंकि आपको प्रमोट ही होना है, उसके ऊपर ही जाना है ना। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर। आप उसी में ही, क्योंकि यूपीएससी के ही थ्रू आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो यूपीएससी जी का जो सर। दूसरा एग्ज़ाम आप दीजिए, है ना। जी और सर। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें जो है वो, काफ़ी चीज़ें अच्छी जो है वो आपने स्टूडेंट्स को बताई हैं, जो ऑब्वियसली जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं अगर आपसे पूछूं, तो देखो बच्चों के लिए तो आपने बता दिया है ना। जी अब सर। आपके घर में मतलब ये था कि काफ़ी अच्छा फैमिली सपोर्ट भी था, आपके जी सर। पेरेंट्स का सपोर्ट था। जी लेकिन सर। अगर हम हिमाचल की बात करें तो देखिए हिमाचल में मतलब अगर मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट हैं, है ना, वो बिलोंग करते हैं जो विलेज वाले एरिया से हैं, तो वहाँ पे इतना मतलब आप देखेंगी इतना डाइवर्सिफाइड सोच जो है वो नहीं है ना, अगर हम जी सर। बात करें। जी सर। तो उस माहौल से मतलब बच्चा कोई तैयारी करने आ रहा है, उस माहौल से बच्चा कोई तैयारी करने का सोच रहा है ना, चाहे वो मेल है फीमेल है। फीमेल के लिए तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो रहता है, स्पेशली इन बिल्कुल। हिमाचल। अगर हम बात करें अभी तो देखो काफ़ी चीज़ें जो है वो मतलब आगे बढ़ चुकी हैं, है ना। अब वो इतनी चीज़ें जो है वो मतलब बैक नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे खुद के ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या मेल हैं चाहे फीमेल है, तो उनको भी यही होता है कि सर मतलब हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से हमारा जो है तो हम इतना नहीं दे सकेंगे, हमारा ये फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट ही रहेगा, या इस तरह से मतलब चीज़ें रहती हैं। तो जी आप सर। उन पेरेंट्स के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे, जो मतलब जो अपने बच्चों को जो है वो यहाँ से भेज रहे हैं, इस मतलब लोकेलिटी से उठा के, और अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए, है ना। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे, स्पेशली जो मतलब फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनके पेरेंट्स को। जी सर। सर, अम, आज के टाइम में देखें तो फिर भी चीज़ें चेंज हो रही हैं पहले के टाइम से। पहले के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बट जो रूरल पॉकेट्स हैं, चाहे वो स्टेट की हैं, चाहे देश की बाकी भी रूरल पॉकेट्स हैं, वहाँ पे फिर भी ये चीज़ रहती है कि जो जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको मतलब उनकी शादी के लिए होता है, और कि मतलब ज़्यादा इन चीज़ों में ना पड़ें, और या बेसिक करना है तो टीचिंग जॉब कर लें। और क्योंकि यहाँ पे टाइम भी चाहिए, यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी होती है इन एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि कॉम्पिटिशन होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पे भरोसा करें। अगर वो एक्चुअली उनमें लगन है, अगर एक्चुअली वो एम कर रहे हैं कुछ बड़ा, क्योंकि रिजल्ट इसका बहुत बड़ा है फिर अल्टीमेटली। अगर हम कुछ टाइम देंगे तो वो वर्थ इट लगेगा जब उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। चाहे चाहे कोई भी पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, चाहे किसी भी लेवल की पोस्ट है, चाहे, बट आफ्टर ऑल उसका रिजल्ट वो कुछ ना करने से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। तो उनको यही सोच के चलना चाहिए कि कल को वही ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल वाली बात है, कि ग्लास को हाफ फुल देखना चाहिए, हाफ एम्प्टी की बजाय। ये नहीं कि मतलब टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल। अल्टीमेटली वर्थ इट होगा, जो भी होगा, जहाँ भी बच्चे जाएंगे वर्थ इट होगा। बट उसके लिए बच्चों में भी उतना वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरें, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अपना अपने एम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर फोकस करें
क्योंकि बड़ा गोल लिया है तो कुछ बड़े सेक्रीफाइसेस भी चाहिए होते हैं, बड़ा बिल्कुल। गोल है तो बड़ा रिस्क भी है और बड़ा टाइम भी चाहिए। तो उस हिसाब से आई गेस बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को एक दूसरे का समझना चाहिए। तो अक्ष, आपने खुद को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाया? सर डिस्ट्रैक्शन, मेजर डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल फ़ोन ही है, उसके अलावा और कोई तो मेजर डिस्ट्रैक्शन होती नहीं है। क्योंकि अब तो टीवी तो वैसे भी बहुत कम हो गया है, और बिल्कुल। कुछ या कुछ सोशल मीडिया होता है, तो जैसे कोई एग्ज़ाम आता है तो अपना सोशल मीडिया तो वैसे ही कम कर देता है, बंद कर देते हैं। कुछ जो 2-4 फ्रेंड्स का जो सर्कल है उनसे कभी बात हो गई, कुछ शेयर होना है वो हो गया। हम्म। मतलब बिल्कुल ही बंद नहीं किया मैंने, बिल्कुल ही ऑफ नहीं किया, टर्न ऑफ नहीं किया कुछ भी, और ना ही बहुत ही ज़्यादा खुद को ओपन रखा, बहुत ज़्यादा खुद को सोशल रखा। एक मध्यम मार्ग के हिसाब से चला मैं कि अपने आप को ना मोबाइल फ़ोन से ना सोशल मीडिया से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करना है, और जितना जुडिशियस यूज़ हो सके सोशल मीडिया मीडिया का, या फिर जितना अच्छा यूज़ हो सके मोबाइल फ़ोन का, जितना उतना मैंने करने का ट्राई किया। और बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं किया, और कोई मैं ज़्यादा सोशल भी नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। बहुत चलिए। एट टाइम्स पे अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर देता था, कुछ एग्ज़ाम में कितना-कितना टाइम तक कुछ यूज़ नहीं करता था, बस वही व्हाट्सऐप पे जितना अपने 1-2 दोस्तों से कभी बात हो गई तो हो गई, नहीं तो काफ़ी कम छोटा सोशल सर्कल रहता है अल्टीमेटली। क्योंकि बड़ा बढ़िया। सोशल सर्कल होगा तो उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगी, बिल्कुल। जितना छोटा है उतना बेटर है। बिल्कुल। सो अक्ष, जैसे कि आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो बताई है ना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब वर्थ इट भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जाते जी, जी जाते सर। अगर मैं आपसे बोलूं, जाने से पहले आप अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अम, सर जनरली यही है कि अगर रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ हर बार ये तो नहीं होगा कि हम मतलब हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो काफ़ी सारे फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं, कभी एक फेलियर देखना पड़ता है, कभी दो, कभी कहीं पे, कभी किसी स्टेज पे जाके देखना पड़ता है, कभी स्टार्टिंग में ही देखना पड़ जाता है। तो उनको लेके डिसहार्टन नहीं होना चाहिए कि अब तो कि मैं तो शायद इसके काबिल ही नहीं हूँ, या फिर मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। अपनी कमियों को देखें, जहाँ पे उनको एनालाइज़ करें कि कहाँ पे मैं वीक रह गया, कहाँ पे मैंने क्या नहीं किया, और क्या क्या कुछ मैंने ऐसा कर लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और कहाँ पे मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, कहाँ पे मैंने टाइम उतना इन्वेस्ट नहीं किया है। और उन चीज़ों को एनालाइज़ करें, एक फेलियर को अपना एक सीढ़ी की तरह देखें, एक सक्सेस की तरफ, और बस उसकी तरफ चढ़ते जाएँ, ना कि वहाँ पे बैठे रहने से कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, अब मैं छोड़ रहा हूँ प्रिपरेशन, या छोड़ रही हूँ प्रिपरेशन। तो डिसहार्टन ना करें खुद को। फेलियर्स एक पार्ट है और एक पार्सल है लाइफ़ का भी, और किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी प्रिपरेशन जर्नी का भी, और उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, और उनसे जितना जल्दी हो सके लर्निंग्स लें, उनको एज़ अ लर्निंग ट्रीट करें, और मूव ऑन होके अपना एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन की ओर ध्यान दें। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा अक्ष आपसे बात करके। थैंक स्पेशली यू जब सर। हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं जिसके साथ हमने ऑलरेडी 3-4 महीने बिताए होते हैं। जी सर। और बहुत बढ़िया, बहुत मतलब एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एक आप सोर्स भी हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि जी, क्योंकि आपने बहुत कम एज में जो है वो काफ़ी मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, है ना। और जी सबसे सर। बड़ा जो मतलब एक मैं आप बोलता हूँ कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, वो यही है कि हमेशा जो है डाइवर्सिफाई अपनी खुद की जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको जो है वो डाइवर्सिफाई कीजिए, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक ही उस पर मत लगाइए, है ना। जी, ठीक है, आपका मेन गोल एक होना चाहिए, लेकिन उसको पाने तक के सोर्सेज, उसको पाने तक के रास्ते आपके अलग हो सकते हैं, राइट। बिल्कुल सर। तो वो चीज़ आपने की है, दैट इज़ रियली मतलब अप्रिशिएबल, है ना। और थैंक उसको यू सर। अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, और बहुत बढ़िया मतलब आपसे लगा। बाकी तो आपके साथ बातचीत होती रहेगी, ऐसी कोई वो जी नहीं सर। है, है ना। जी सर। चलिए, जी तो सर। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, है ना, आपके आने वाले थैंक यू सो मच सर। अदर अटेम्प्ट्स के लिए भी अगर आप देना चाहें इन फ्यूचर। जी सर। नहीं भी देंगे तो भी बहुत बढ़िया है अभी तो हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल अभी सर। तो बहुत बढ़िया जगह हाँ, हैं आप, है ना। जी सर। तो विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, एंड इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू अक्ष, ठीक है। थैंक यू सर, सेम हियर सर। थैंक यू सो ऑल मच सर। ऑल दी बहुत वेरी अच्छा लगा। बेस्ट जी सर। जी, सो अक्ष जी चलती है सर। फिर, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मिलेंगे कभी किसी और श्योर पॉडकास्ट सर। में, किसी और इंटरव्यू में, ठीक है। तब तक के लिए बिल्कुल। अक्ष, आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो विश मच यू सर। वेरी ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।